अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और उसका निदान। अधिक उत्पादन हेतु लोबिया की फसल में कीट नियंत्रण। अधिक पैदावार हेतु शकरकंद की वैज्ञानिक तरीके से पौध रोपाई। हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन अक्सर इन पशुओं में कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। पशुओं की ऐसी ही एक समस्या है दुग्ध ज्वर की। तो क्या है इस समस्या के लक्षण और कैसे करें इसका निदान, आइए जानते हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर एसके शर्मा से। नाम तो इसका ज्वर है, लेकिन इसमें पशु को बुखार नहीं आता। मिल्क फीवर के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें पशु को बुखार नहीं आता, अपितु जो शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से कम हो जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है पशु के आहार के अंदर कैल्शियम की कमी होना। तो ये कैल्शियम की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है और ये रोग मुख्य रूप से अधिक दूध उत्पादन देने वालों पशुओं के अंदर ज़्यादा देखने में आता है। इसका जो प्रमुख कारण वो ये है कि अधिक दूध उत्पादन देने वाले पशुओं के अंदर खासतौर से कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता है ये अधिक होती है। और जब पशु ताज़ा बियाता है, रिसेंटली डिलीवर्ड अगर कोई पशु है, रिसेंटली पार्चुरेटेड एनिमल है, तो ताज़ा जो पशु जिसमें प्रसूति हुई है उन पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो सामान्यतः देखने में आती है, क्योंकि कैल्शियम दूध के साथ भी स्त्रावित हो जाता है और पशु के रक्त के अंदर, पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होने पर शरीर में भी कई उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिससे वो पूर्ति करने की कोशिश करता है। यदि पशु के आहार के अंदर कैल्शियम समुचित मात्रा में पशु की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है या पशु की उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो ऐसे पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो संकर पशुओं के अंदर, खासतौर से अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर ये रोग प्रमुखता से देखा गया है। इस रोग के अंदर जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि ख़ास तौर से पशु अचानक रोगग्रस्त हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, उसका दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा, पशु एकदम खाना पीना बंद कर देगा, पशु नीचे बैठ जाएगा, निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और स्टर्नल रिकमेंसी में होगा, बैठा हुआ होगा, पेट की तरफ जो है वो देखता रहेगा और एकदम सुस्त लगेगा। पशुपालक भाइयों को लगेगा कि मेरा पशु बिल्कुल स्वस्थ था, एकदम हेल्दी था और अचानक ये उसको पशु को क्या हो गया। तो ये एक गंभीर बीमारी है और अगर इसका समय पर उपचार नहीं हुए तो ये बीमारी जो है डाउनर स्काउ सिंड्रोम में चली जाती है और पशु जो है वो आड़ा पड़ जाता है और फिर उस समय उपचार कर पाना पशु का बड़ा ही मुश्किल है। तो जैसे ही पशु के अंदर खास तौर से अधिक उत्पादन देने वाले
ताज़ा जो पशु बियाया हुआ हो, ऐसे पशु के अंदर जब हम लक्षण देखें कि इसके शारीरिक तापमान जो है वो काफ़ी कम हो गया है, दूध उत्पादन में गिरावट हुई है, पशु सुस्त हो गया है, निढाल हो गया है, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो और पशु का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर पशु का जो है हमें उपचार करवाना चाहिए। तो उपचार करना ये पशु चिकित्सक का दायित्व है। वो अपने विवेक से और अपने ज्ञान और अनुभव से इस रोग का उपचार करेगा। परंतु पशुपालक भाई इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं यदि वो पशु को, खास तौर से जब पशु ज्ञापन हो, अंतिम अवस्था की लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो, अंतिम अवस्था की गर्भकाल में हो, अथवा तुरंत ताज़ा ब्याया हुआ पशु हो जो अधिक दूध देता हो, तो ऐसे पशु के आहार में कैल्शियम जो तत्व है उसका समावेश करके हम उसकी कैल्शियम की ज़रूरत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा खनिज लवण मिश्रण, मिनरल मिक्सचर जो फीडिंग है, सप्लीमेंट करें हम उसकी डाइट को, उसके आहार को खनिज लवण मिश्रण से सप्लीमेंट करें, पूरक आहार दें, उसे कैल्शियम के रूप में पूरक आहार दें, तो हम पशुओं के अंदर इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ताज़ा जो पशु अगर अभी ब्याया हुआ है तो उसका एक साथ ज़्यादा दूध नहीं निकालें। उसे पशुओं को दिन में 3 बार दोहें, सवेरे, दोपहर और शाम को। तो इससे क्या होगा कि शरीर से एक साथ कैल्शियम ड्रेन आउट नहीं होगा और वो शरीर में रहेगा और पशु को निरंतर कैल्शियम और फास्फोरस का जो पूरक आहार है वो पशु को मिलता रहे, तो पशु को मिल्क फीवर से हम पशु का जो है बचाव कर पाएंगे। और ताज़ा जो रिसेंटली जो पार्चुरेटेड एनिमल है, जो अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे पशुओं के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं हो, शरीर की जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं चला जाए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि एक बात है कि अगर अधिक उत्पादन देने वाले पशु के शरीर की आवश्यकताएं, उसके दुग्ध उत्पादन की आवश्यकताओं को सिर्फ हम नियमित आहार से पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उस नियमित आहार के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक निश्चित मात्रा के अंदर ही होती है और उसकी अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं, खास तौर से खनिज लवण की, विटामिन्स की। इन अतिरिक्त मिनरल्स और विटामिन्स और विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ये तत्व पूरक आहार के रूप में पशु के आहार में इनका मिश्रण किया जाना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल वो अपने पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे, अपितु उनसे वो अधिकतम उत्पादन लेकर मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। किसान भाइयों, लोबिया की खेती सब्जी एवं हरे चारे दोनों ही उद्देश्य से की जाती है और हमारे जिन किसानों ने लोबिया की फसल लगा रखी है तो इस समय इस फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करेंगे इन कीटों का नियंत्रण, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, इस वक्त ये लोबिया की फसल जो कि आप लोग विभिन्न प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग हरे चारे के लिए, दाने के लिए, हरी खाद के लिए एवं इत्यादि के प्रयोग किया जाता है। ये लोबिया की जो फसल होती है ये बहुत पौष्टिक होती है। इसमें कम से कम 20 से 30% तक प्रोटीन होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ कीटों का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। ये कीड़े लोबिया की फसल की उत्पादकता को कम कर देते हैं। किसान भाइयों, इनमें से जो मुख्य कीड़ा है वो सफ़ेद मक्खी होती है। ये सफ़ेद मक्खी पत्तियों में रस चूर करके फफोले सा बना देती है और इसके अलावा ये सफ़ेद मक्खी बहुत सारे विषाणु जनित रोगों को भी फैलाती है। एक तरह से यह विषाणु जनित रोगों का वाहक होती है। तो इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी फसल में लगभग 30 से 40% तक हमारी हानि पहुंचती है। इसलिए किसान भाइयों, इसके कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में प्रयोग करके छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव शुरुआत अवस्था में लगभग 21 दिन की जब फसल आपकी हो जाए
तब आप करें और उसके तुरंत 15 दिन के बाद उसका दूसरा छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा जब फूल निकलते समय इसमें बहुत सारे कीड़े आपने देखे होंगे जो कि फूलों के रस चूसते हैं और फूलों को गिरा देते हैं। इनको हम लोग थ्रिप्स कहते हैं। ये बहुत छोटे से काले रंग के होते हैं। इन थ्रिप्स का भी नियंत्रण करना आवश्यक है। इन थ्रिप्स के नियंत्रण करने के लिए हमारे पास थियाक्लोप्रिड नामक रसायन की दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, बहुत सारी पत्तियों में लगने वाले हमारे कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों में कंकाल को ही छोड़ते हैं, उसके हरे भाग को सारा खा जाते हैं। पत्तियों में प्रकोप होने पर इस काश संश्लेषण की विधि को बाधित करते हैं, जिससे कि बाद में उपज कम हो जाती है। इनमें से मुख्य है तंबाकू की इल्ली, जो कि भूरे रंग की होती है। ये तंबाकू की इल्ली भूरे रंग की शुरुआत की अवस्था में मादाएं जो होती हैं, ये लगभग पत्ती की निचली सतह पे अंडे समूह में देती हैं और इसके बाद इसमें से छोटी छोटी सूढ़ियाँ निकलती हैं जो समूह में एक साथ खाती हैं और कुछ दिनों के बाद फिर ये सूढ़ियाँ बड़ी होने के बाद पूरे खेत में फैल जाती हैं और पत्तियों के हरे भाग को खाती रहती हैं। इस कीड़े का नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि समूह में होने पर इनकी पत्तियों को, जिसमें पत्तियों में ये शुरुआत की अवस्था में होती हैं, तोड़ करके उनको कहीं पे गाड़ देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। इससे आप एक साथ कम से कम 200 से 300 सूढ़ियों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप खेत में जैविक नियंत्रण के लिए बोवेरिया बेसियाना नामक रसायन, जो कि कवक है, ये कीड़ों में रोग पैदा करता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक प्रकोप हो जाए तो हमें कीटनाशक रसायनों का, जिसमें कि एमामेक्टिन बेंजोएट की 0.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के दर से प्रयोग करें। इसके अलावा एक हमारे पास जो कीड़े होते हैं, जब फलियां हमारी लगती हैं तो इन फलियों में भी कुछ सारे कीड़ों का प्रकोप हो जाता है। ये फलियां में 2-3 तरह के कीड़े इसमें प्रकोप करते हैं। इसमें से चना का फली बेधक होता है, मरुका बेधक होते हैं, 2-3 तरह के ये बेधक होते हैं जो हमारी की लोबिया की फसल की फलियों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीटनाशक रसायन के प्रयोग करने के साथ साथ हम यहाँ पे एनपीवी विषाणु जनित दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये विषाणु जनित जो दवा होती है, ये जैविक दवा होती है। इसका प्रयोग करने से ये कीड़ों में रोग फैलता है, जिससे कि इसका नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा हम लोग फेरोमोन प्रपंच का भी प्रयोग करके कीड़े की जानकारी ले सकते हैं और अधिक प्रकोप होने पर इसके कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करें। इन कीटनाशक रसायनों में जैसे कि प्रोफेनोफॉस नामक रसायन है, इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई यदि जैविक नियंत्रण में लोबिया का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए नीम आधारित रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम आधारित रसायन का जब फूल आने की अवस्था के समय 5% का घोल बना करके इसका 2 बार छिड़काव करने से इस कीड़े का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो किसान शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, ये इसकी पौध रोपाई का उपयुक्त समय चल रहा है।
और इसका अधिक उत्पादन आप तभी ले सकते हैं जब इसकी रोपाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन सी हैं वो सावधानियां, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमाशंकर। खेत की तैयारी, उसके बाद में कौन सी वैरायटी लगाएंगे, वो कितनी दूरी पर लगाएंगे, कितना आप फर्टिलाइजर उर्वरक देंगे, क्या सिंचाई करेंगे, इस हिसाब से इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लगाने से पहले। तो किसान भाई सबसे पहले आप खेत की तैयारी करें। हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इसका विकास होता है। तो अगर भारी मिट्टी होगा तो इसका विकास अच्छे से नहीं होगा, इसलिए हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है शकरकंद के खेती के लिए। उसके बाद में आप क्या करें कि इसमें एक ही बार में जो मेरा खाद है उर्वरक है और जो कंपोस्ट एक ही बार मिला देते हैं अंतिम जुताई के समय में। अगर कंपोस्ट मेरे पास है तो 5 से 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट, उसके बाद में 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय हम लोग खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। उसके बाद में जो मेरा नर्सरी तैयार है, जहाँ से हमको शकरकंद का लत्तर ले जाना है, जिस वेराइटी का लगाना है, जैसे कुछ वेराइटी यहाँ पर अच्छी है, जैसे राजेंद्र शकरकंद 92, राजेंद्र शकरकंद 47, क्रॉस4, ये सब शकरकंद की अच्छी प्रजातियाँ हैं जो बहुत अच्छी उपज देती है और बाज़ार में भी इसका अच्छा मांग है। तो अब लगाने से पहले हमको क्या करना है कि जो मेरा नर्सरी तैयार है वहाँ से जो लत्तर है उसका शकरकंद का नर्सरी में, उसका आगे वाला भाग ही केवल हम लोग लगाते हैं और अगर लत्तर की कमी हो तो उसका मध्य भाग भी लगाते हैं। अंतिम भाग हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें जड़ का विकास अच्छे से नहीं होता है तथा उसमें पौधों का बढ़वार भी अच्छा से नहीं होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका आगे का भाग ही, जो मेरा 25 से 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा हम लोग काटते हैं, आगे से ही काटे और उसी को लगाएं। उससे क्या होता है कि उसमें जड़ का विकास बहुत शीघ्र होता है और पौधों का बढ़वार भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। उसमें हमको ध्यान रखने की ये बात है कि जो मेरा लत्तर का टुकड़ा होगा अग्रभाग का, उसकी लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें ध्यान देना है कि उसमें 5 से 6 गांठ जरूर हो। लगाते समय यह भी ध्यान रखना है कि उसका कम से कम 3 गांठ मिट्टी के अंदर जरूर जाए। अब देखते हैं कि कितनी दूरी पे लगाते हैं। तो यहाँ अनुसंधान से पता चला है कि 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट पौधे से पौधे और 1 फीट ही पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी अगर हम रखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपज हमको प्राप्त होगा। और इसके बाद में खरपतवार का नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर खरपतवार का हम प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं करेंगे तो भी हमको उपज में बहुत ह्रास होगा। जैसा कि मालूम है कि जितने भी तरह के हानि होता है फसल में, लॉस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हानि खरपतवार ही करता है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान भाई देखते हैं यहाँ के जो खेत है उसमें सबसे ज़्यादा संकरी पत्ती वाले खरपतवार का भरमार होता है। सबसे ज़्यादा उसमें वन बजरी, सोरघम, हेलिपेंस होता है। उसका प्रभावी नियंत्रण के लिए हम लोग के पास में एक रसायन है क्विजालोफॉप इथाइल। क्विजालोफॉप इथाइल का डोज 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 से 600 लीटर पानी में मिला के अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो इसका बहुत ही प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर पाता है। अगर मान लीजिए कि उसके अलावा कोई दूसरी चौड़ी पत्ती वाली भी कुछ हो तो उसमें फिर हम इमेजाथापायर एक रसायन है वीडीसाइड से, हर्बिसाइड से, तो फिर उसका 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 900 लीटर पानी में मिला के फिर हम छिड़काव करते हैं, जिससे संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो जाता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जरबरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट फ्लावर क्रॉप है। आजकल हम शादी विवाह किसी भी फंक्शन या पार्टी की बात करेंगे तो मंडपों को सजाना हो तो ये एक ऐसा फूल है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। उसकी वजह यह भी है कि इसमें फूलों के रंगों में बहुत सारी विविधताएं हैं और साथ ही साथ इसकी शेल्फ लाइफ, जिसको गुलदान आयु कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जरबरा एक ऐसा फूल है जिसको खुले में नहीं लगाया जा सकता। किसान भाइयों, इसको लगाने के लिए हमें पॉली हाउस की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी हमने अपने विश्वविद्यालय में पॉली हाउस के अंदर इस फूल की खेती की। पॉली हाउस में जरबरा को लगाने के लिए पॉली हाउस में एक तो शेड नेट का प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ओवरहेड मिस्टर्स, ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं आर्द्रता, वो भी जरबरा की कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई जब जरबरा की खेती पॉली हाउस में करेंगे तो दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो ज़मीन पे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर, क्यारियों की ऊंचाई लगभग 1 फुट जमीन से ऊपर होनी चाहिए और इसमें हम डबल रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अपनाते हैं। इसका मतलब 1 मीटर चौड़ाई वाले खेत में 2 लाइनों में ही प्लांटिंग की जाती है और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इस प्रकार से भी किसान बहुत अच्छे लाभ उठा सकते हैं। हालांकि एक और तरीका है जिसके द्वारा अगर किसी किसानों के पास बंजर तरह की ज़मीन है जिससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ पाती है, तो वो इस प्रकार के स्टैंड लगाकर, लोहे के स्टैंड बनाकर इसमें गमलों की खेती जरबरा की कर सकते हैं। गमलों द्वारा भी जब जरबरा को उगाया जाता है तो इसमें बहुत अच्छे मुनाफा और बहुत अच्छे स्टेम प्राप्त किए जा सकते हैं। गमलों में जरबरा की खेती करने के लिए मिश्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण में गली सड़ी गोबर की खाद और कोकोपीट 50-50% 50-50% की दर से मिलाई जाती है। इसी समय लगभग 10 ग्राम इसमें NPK का मिश्रण भी मिला दिया जाता है। जरबरा में प्लांटिंग मटेरियल यानी पौधों की बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बात को किसान इंश्योर कर लें और सावधानी बरतें कि हमेशा अच्छी कंपनी के पौधों का ही प्रयोग करें। जरबरा के पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा पैदा किए जाते हैं और सबसे अच्छी बात इन पौधों की यह है कि लगभग 3-3.5 महीने में ही फूल देना आरंभ कर देते हैं। वैसे तो जरबरा की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं जिसको हमारे किसान भाई अपनी खेती के लिए लगा सकते हैं, परंतु इनमें से गोलियत, सिल्वेस्टर, साल्वाडोर और प्रिमरोज ये बहुत मुख्य किस्में हैं जिनकी मार्केट में डिमांड भी है। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप जरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जब भी किसान जरबरा का चयन करें तो इसकी 2-3 किस्मों को अपने पॉली हाउस में लगाएं, 2-3 अलग अलग रंगों की किस्में। और इस बात का भी किसानों को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जब भी हम 2 रंगी किस्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिनका सेंटर काले रंग का होता है और पंखुड़ियां किसी और रंग की, तो इस प्रकार की किस्मों का मार्केट में, बाजार में ज़्यादा अच्छे दाम किसान को मिलते हैं। तो इस प्रकार की किस्म का चयन ज़रूर करें। गमलों में आकार के अनुसार पौधे लगाए जा सकते हैं। जैसे छोटे गमलों में 1 पौधा और लगभग जब गमले का आकार 12 इंच व्यास से अधिक हो तो उसमें 2 पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 12 इंच से ज़्यादा साइज का गमला है, तो इसमें 2 पौधे आराम से जरबरा के लगाए जा सकते हैं। अच्छी बढ़त और अच्छी गुणवत्ता के फूल पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम गमले में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गमले में
जो नीचे के पत्ते हैं वो गल सड़ गए हैं। इस प्रकार के पत्ते अनेक बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, तो इनका निकालना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही कोई भी खरपतवार अगर गमले में नजर आ रही है तो उसे भी समय समय पर निकालना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से हमारे पौधे की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बरकरार रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा कट स्टेम हमें दे पाता है। आइए अब बात करते हैं फूलों को हार्वेस्ट करने की, फूलों की फसल लेने की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पुष्पों के बारे में कि उनको प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाए, उनकी अवस्था की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जरबरा में जब फूल पूर्ण तरह विकसित हो गया है, पूरी तरह खिल गया है, तो ये इसको हार्वेस्ट करने का बिल्कुल सही वक्त है। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टसर रेशम पालन में कोया निकालते समय रखी गई सावधानियां। मिर्च की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।